बस यही दो शब्द हमारा भविष्य तय करते हैं। जी हाँ, हमारे प्रियम्बल में लिखी हुई ये दो शब्द ही हैं जिसने हमारे देश को एक दिशा दी है। इसी दो शब्द की वजह से हमारी गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर पाती है, हमारी गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर स्कीम्स ला पाती है। तो क्या है ये दो शब्द? ये दो शब्द हैं सोवरेन एंड सोशलिस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई सीरीज प्रियम्बल मेड इजी के डे 2 में। और इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि ये दो शब्द किस तरह से हमारी कंट्री की प्रोग्रेस को शेप करते हैं। इमेजिन करिए एक फार्मर है जिसके पास एक छोटा सा लैंड है जिसमें कुछ फसल उपजाकर वो अपना गुजर बसर करता है। एक दिन एक अनजान व्यक्ति आता है और कहता है कि अब से मैं डिसाइड करूंगा कि तुम इस लैंड में कौन सी फसल उपजाओगे। वो फार्मर उस अनजान व्यक्ति को बोल्डली रिप्लाई करता है कि दिस इज माई लैंड एंड आई विल डिसाइड कि कौन सा फसल उपजेगा यहाँ। दैट्स कॉल्ड सोवरेनिटी। इट मीन्स हैविंग द पावर टू मेक डिसीजंस विदाउट बीइंग कंट्रोल्ड बाय अदर्स। इसका मतलब कि अपने फैसले खुद लेने की ताकत होना बिना किसी और के कंट्रोल या दबाव में। सोवरेन हमें बताता है कि इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट एंड देयर इज नो अथॉरिटी अबव इट। इंडिया अपने मामले खुद सुलझाने के लिए आजाद है, फिर चाहे वो इंटरनल मामले हो या फिर एक्सटर्नल मामले। एक्सटर्नल मामले बोले तो यूएन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस भी इंडिया को ये नहीं बता सकती कि इंडिया को क्या डिसीजन लेना चाहिए और क्या डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अभी के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में आप देख ही रहे हैं कि इंडिया ने रशिया यूक्रेन वॉर में किस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज के विरुद्ध जाकर रशिया से ऑयल परचेज करना कंटिन्यू किया। दिस कॉन्फिडेंस केम फ्रॉम द फैक्ट दैट वी आर ए सोवरेन नेशन। देखा जाए तो 1949 में इंडिया ने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के फुल मेंबरशिप को कंटिन्यू करते हुए ब्रिटिश क्राउन को एज ए हेड ऑफ कॉमनवेल्थ एक्सेप्ट किया था। बट इस बात से भी इंडिया की सोवरेनिटी पर कोई असर नहीं पड़ता है। हम किसी दूसरे देश के ना तो गुलाम हैं और ना ही उनके अधीन है। सोवरेन होने का एक मतलब ये भी होता है कि इंडिया चाहे तो किसी भी फॉरेन टेरिटरी को अक्वायर कर सकती है और अपनी टेरिटरी में से कुछ पार्ट किसी फॉरेन नेशन को भी दे सकती है। जो भी हो, फाइनल डिसीजन इंडिया ही लेगा। तो दोस्तों, सोवरेनिटी का मतलब तो समझ गए आप। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल आपके लिए। द सोर्स ऑफ इंडिया सोवरेनिटी लाइज इन द, आपके ऑप्शंस है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पीपल ऑफ इंडिया, प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अपना जवाब सोचिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपका जवाब करेक्ट है या नहीं। ये जानने के लिए अंत तक बने रहिए। इमेजिन कीजिए कि एक लाइब्रेरी में यूपीएससी एस्पिरेंट्स भरे पड़े हैं। कुछ स्टूडेंट्स के पास वो सारी किताबें हैं जो उनकी जरूरत की हैं। वहीं कुछ स्टूडेंट्स बेसिक मटेरियल के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। लाइब्रेरियन आता है और वो इंश्योर करता है कि हर किसी के पास अब एसेंशियल मटेरियल्स हैं जिससे कि कोई भी पीछे ना रह जाए। नो, दैट्स सोशलिज्म। इट मींस ब्रिजिंग गैप्स टू क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल। इसका मतलब कि सबको बराबर का मौका देने के लिए फासले को कम करना। वैसे तो सोशलिज्म के ढेर सारे टाइप्स होते हैं, बट दो बहुत ही पॉपुलर हैं, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसी कोई चीज नहीं होती है और प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के सारे मीन्स स्टेट के कंट्रोल में होते हैं। इंडिया में कम्युनिस्टिक सोशलिज्म नहीं है बल्कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, जिसमें मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो की जाती है, जहां पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं। एग्जांपल्स की बात करूं तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग में पब्लिक सेक्टर कंपनी जैसे कि सेल और प्राइवेट सेक्टर कंपनी जैसे कि टाटा स्टील। ऐसे ही बैंकिंग सेक्टर में पीएसयू की तरफ से एसबीआई और प्राइवेट की तरफ से एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक एक्सेट्रा। इंडियन सोशलिज्म का मूल उद्देश्य है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जहां सबको बराबर का अवसर मिले और विकास का फायदा सब तक पहुंचे। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सोशलिज्म वर्ड प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1976 में ऐड किया गया था। इसलिए सम पीपल आर्ग्यू कि ये तो 1976 में ऐड ही हुआ है, तो हाउ कैन इट गाइड आवर कंट्री बिफोर 1976? तो बात ऐसी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट कंटेंट जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी के फॉर्म में शुरुआत से ही मौजूद थी। हुआ ये कि जो चीज पहले हिदरटू इन एक्सप्लिसिट थी वो अब एक्सप्लिसिट तरीके से मेंशन कर दी गई। हिदरटू इम्प्लिसिट का मतलब है कोई बात जो अब तक सिर्फ इनडायरेक्टली प्रेजेंट थी लेकिन डायरेक्टली या क्लियरली कही नहीं गई थी। वहीं एक्सप्लिसिट का मतलब है कोई बात जो बिल्कुल क्लियरली और डायरेक्टली कही गई हो बिना किसी कंफ्यूजन या इंटरप्रिटेशन के। यानी इसका मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें डीपीएसपी के फॉर्म में पहले सिर्फ इनडायरेक्टली समझी जा रही थी उन्हें 42nd अमेंडमेंट के जरिए ऐड करके प्रियम्बल के थ्रू डायरेक्टली बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी सोशलिज्म के बारे में यह कह दिया कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अभी प्रेजेंट कंडीशन ये है कि 1991 के एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी ने इंडिया के सोशलिस्ट नेचर को डाइल्यूट कर दिया है और हमारा देश मार्केट बेस्ड इकोनॉमी की तरफ मूव हो गया है। अब ये मार्केट बेस्ड इकोनॉमी क्या है? मार्केट बेस्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के डिसीजंस मार्केट फोर्सेस
फैक्टर्स जैसे कि सप्लाई और डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि गवर्नमेंट कंट्रोल के ऊपर। इस सिस्टम में इंडिविजुअल बायर्स और सेलर्स फ्री होते हैं अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को मनचाहे दाम पर खरीदने और बेचने के लिए, बिना किसी मेजर गवर्नमेंट इंटरवेंशन के। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए एक सब्जी मंडी है, आजकल टमाटर की डिमांड बढ़ती जा रही है और लोग ज्यादातर टमाटर खरीदना चाहते हैं। इस वजह से टमाटर के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। जब प्राइस बढ़ता है तो ज्यादा लोग टमाटर बेचने आते हैं और फिर सप्लाई भी बढ़ने लगती है। पॉइंट ऐसा आता है जब प्राइस और सप्लाई दोनों आपस में बैलेंस हो जाते हैं। यही प्रोसेस मार्केट बेस्ड इकोनॉमी का कोर प्रिंसिपल है, जिसमें डिमांड और सप्लाई ही डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा। मार्केट बेस्ड इकोनॉमी के फीचर्स की बात करूं तो पहला, प्राइवेट ओनरशिप, ज्यादातर एसेट्स और बिजनेसेस प्राइवेट लोगों के पास होते हैं। दूसरा, प्रॉफिट मोटिव, बिजनेसेस अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तीसरा, मिनिमल गवर्नमेंट रोल, सरकार का रोल लिमिटेड होता है, सिर्फ रूल्स बनाने और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में। चौथा, कंपटीशन, बिजनेसेस के बीच कंपटीशन होती है जिससे क्वालिटी और इनोवेशन को प्रमोशन मिलता है। मार्केट बेस्ड इकोनॉमी का मेन फोकस इकोनॉमिक इफिशिएंसी और कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन पर होता है। अब तक हमने डिस्कस किया कि कैसे सोशलिज्म हमारे समाज में बराबरी और समानता का एक फ्रेमवर्क बनाता है, पर क्या आपको पता है कि सोशलिज्म का मेन फीचर क्या है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, क्लास या वॉर कॉन्फ्लिक्ट। ऑप्शन बी, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्शन सी, प्राइवेट प्रॉफिट मोटिव। ऑप्शन डी, स्टेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। आपने देखा कि कैसे ये दो शब्द सोवरेन, सोशलिस्ट सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे भारत के विकास और अस्तित्व का आधार है। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल थी और आप ऐसे और कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करके समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने सवाल लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और हमारे मिशन को आगे बढ़ाने में मदद करता है। अब बात करते हैं दोनों आंसर्स की। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, पीपल ऑफ इंडिया, बिकॉज इन इंडिया सुप्रीम पावर इज पोजेस्ड बाय द पीपल ऑफ दिस कंट्री। वहीं दूसरे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, स्टेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। एज वी हैव डिस्कस्ड कि इन सोशलिज्म मींस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। अब आप कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर कीजिए और ये भी बताइए कि आपके कितने आंसर सही हुए। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्युलर और डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के बारे में। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। लेट्स लर्न, लेट्स डिस्कस, लेट्स ऑगमेंट।